मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कल हम देख रहे थे जो हमारा पहला पार्ट है उसमें कि जो थे अलैंगिक जनन के प्रकार, और उस अलैंगिक जनन के प्रकार में हमने कल जो प्रकार पहला था वो हमने पढ़ लिया था विखंडन। कौन सा पढ़ लिया था? विखंडन। पहला जो हमारा प्रकार था विखंडन, और इस विखंडन में भी हमने दो प्रकार देख लिए थे। इसके भी कितने प्रकार? दो प्रकार। एक था द्विखंडन और एक था दूसरा बहुविखंडन। बहुविखंडन, ये जो दो प्रकार थे उनके बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। अब हम आज देखते हैं दूसरा जो प्रकार है वो देखते हैं मुकुलन द्वारा कायिक प्रवर्धन। कौन सा देखते हैं? मुकुलन द्वारा कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार का जो जनन है, देखो इस प्रकार के जनन में क्या होता है? जीव से छोटी बहिर्वर्धी या कलिका उत्पन्न होती है, जो प्रारंभ में क्या होती है? जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर के नए जीव में परिपक्व हो जाती है। उदाहरण आता है यीस्ट और राइजोपस। क्या कह रहे हैं इसमें? देखो कि इस प्रकार में क्या होता है कि जैसे कोई भी जीव है और उस जीव में मान लो ये कोई भी ऐसा जीव है। अब यहाँ से इसमें एक कोई अतिवर्धी निकलती है या कलिका निकलती है। प्रारंभ में इस जीव से जुड़ी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि करती रहेगी और बाद में जैसे ही परिपक्व हो जाएगी तो ये इस मुख्य जीव से क्या हो जाएगी? अलग होकर के ये क्या करेगी? नए जीव का निर्माण करती है। क्या करती है? ये नए जीव का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं सामान्यतः क्या होता है? एक जीव से एक ही कलिका निकलती है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होता है? एक से अधिक कलिकाएं विकसित हो सकती हैं। यानी एक से अधिक कलिकाएं या मुकुल क्या हो सकते हैं? विकसित हो सकते हैं। कब? कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, वरना सामान्यतः एक से एक ही कलिका। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एक से अधिक कलिकाएं भी क्या हो सकती हैं? निकल सकती हैं, और उस अवस्था को नाम दिया गया है टोरुला अवस्था। क्या कहते हैं उसे? टोरुला अवस्था कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा जो जनन आता है हमारा, वो आता है बीजाणु द्वारा जनन। कौन सा आता है? बीजाणुओं द्वारा जनन। कि अब जो जनन है वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा। यानी बीजाणु जैसी जो संरचनाएं हैं वो बनती हैं और उनके द्वारा क्या होता है? जनन होता है। अब ये जो बीजाणु हैं वो क्या हैं? देखो अधिकांश क्या हैं? यहाँ पर कवक हैं और शैवाल हैं। अधिकांश कवकों में और शैवालों में क्या पाई जाती हैं? विशेष गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिसे हम चल बीजाणु या क्या बोलते हैं? जो स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? चल बीजाणु या जो स्पोर कहते हैं। यानी इनमें जो गतिशील संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे ऐसी संरचनाएं होती हैं। अब ये जो गतिशील संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को नाम देते हैं क्या? चल बीजाणु। क्या कहते हैं इनको? चल बीजाणु। इन गतिशील संरचनाओं को नाम देते हैं चल बीजाणु या जो स्पोर कहते हैं। इसके बाद में जो अगला जो हमारा है चल बीजाणु। अब कुछ में क्या होते हैं? ये बीजाणु क्या होते हैं? चल बीजाणु की विशेषता है कि ये सूक्ष्म हैं, एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म, एक कोशिकीय और पतली भित्ति युक्त संरचनाएं होती हैं, और ये किस में पाई जा रही हैं? जलीय जीवों में पाए जाते हैं। उदाहरण है इसका क्लेमाइडोमोनास। जैसे ये दिखा रखे हैं, क्लेमाइडोमोनास में जो विशेष प्रकार की संरचनाएं, ये जो संरचनाएं हैं ये इनके क्या हैं? चल बीजाणु हैं। क्या है? चल बीजाणु। ये विशिष्ट संरचनाएं इनकी क्या हैं? चल बीजाणु हैं। और इन संरचनाओं को नाम दिया गया क्या है? चल बीजाणु। उसके बाद में देखो कुछ बीजाणु अगतिशील भी होते हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ बीजाणु क्या होते हैं? अगतिशील भी होते हैं,
और उन्हें क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु। और उसका उदाहरण आता है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स में कैसे बीजाणु हैं, अचल बीजाणु, यानी वे बीजाणु ऐसे गोलाकार बीजाणु होंगे जिनमें कोई पक्षमाभिकाएँ कसाभिकाएँ नहीं होंगी, तो वो होंगे अचल। और वो बीजाणु जिनमें ऐसी ये संरचनाएँ होंगी वो होंगे क्या, चल बीजाणु। जैसे ये क्या है, अचल, और ये क्या है, चल। तो चल बीजाणु या गतिशील बीजाणु जिसमें आ गया क्लेमाइडोमोनास में, और अचल बीजाणु आ गया किसमें, यूलोथ्रिक्स में। किसमें आ गया, यूलोथ्रिक्स में। तो इस प्रकार ये जनन हुआ हमारा किसके द्वारा, बीजाणुओं द्वारा जनन। किसके द्वारा जनन हुआ, बीजाणुओं द्वारा जो है वो जनन हुआ। उसके बाद में बीजाणुओं द्वारा जनन के बाद में हम देखते हैं अगला जो जनन का प्रकार है वो है खंडन। कौन सा जनन है, खंडन। देखो खंडन में क्या है, खंडन यानी इस प्रकार का जो जनन है उसमें जनक कोशिका का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या करें इसमें, इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। देखो विखंडन और खंडन में अंतर यह है कि विखंडन जो जनन था उसमें क्या थे, टुकड़े बराबर आकार के बट रहे थे। इसमें क्या है कि कोई भी जीव है उसके कितने भी टुकड़े कितने भी खंडों में उसको क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। मतलब इसके कितने भी टुकड़े बढ़ सकते हैं, कितने भी टुकड़ों में ये खंडों में टूट सकता है, और प्रत्येक जो खंड है वो नए जीव की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन इसका जो विखंडन है वो पुराने भागों के सड़ने से वह प्राकृतिक मृत्यु के द्वारा होता है। देखना यहाँ पर आ रहा है प्राकृतिक मृत्यु के द्वारा होता है। लेकिन अभी जो हमने पीछे पढ़ा था विखंडन, उसमें हमने ये देखा था क्या कि प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या हो रही है, प्राकृतिक मृत्यु होती है। तो यह है हमारा जो खंडन और विखंडन है, उसमें हम अंतर देखें तो खंडन में क्या हो रहा है कि प्राकृतिक मृत्यु के द्वारा जीव के जो पुराने भाग हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसके बाद में जो प्रत्येक टुकड़ा है वो क्या कर लेता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। लेकिन हमने जो पहले विखंडन जनन पढ़ा है उसमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, और दूसरी चीज़ कि उसमें जीव क्या होगा, 2 या 2 से अधिक बराबर आकार के टुकड़ों में बटेगा। तो ये अंतर हुआ। अब हम अगला जो ये देख रहे हैं इसमें, इसका उदाहरण है रिक्शिया और मार्केंसिया और ब्रायोफाइटा जो पादप जीव हैं उनमें ये जनन पाया जाता है। इस प्रकार का जनन पाया जाता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं जो कलिका जनन। कौन सा जनन देखते हैं, कलिका द्वारा जो जनन है वो देखते हैं। अब कलिका जो हमने अभी मुकुलन द्वारा जनन देखा उसी प्रकार ये होता है कलिका द्वारा जनन। यानी इसमें भी क्या होता है कि कोई भी जीव है जैसे ये जीव है तो इसके शरीर पर ये ऐसे एक अतिवर्दी निकलती है। इसका उदाहरण होता है हाइड्रा में जैसे। तो ये अतिवर्दी इसके जीव के शरीर में निकल रही है। अब ये अतिवर्दी क्या करेगी कि धीरे धीरे वृद्धि करेगी ऐसे, और बाद में पूर्ण वृद्धि कर लेगी तब तो ये मातृ जीव से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और एक नए जीव का निर्माण करेगी। जब तक ये वृद्धि कर रही है तब तक पोषण कहाँ से लेगी, यानी जनक से ही पोषण प्राप्त करती है। अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करती है, जनक से पोषण प्राप्त करती है, और बाद में जनक से अलग होकर क्या कर लेती है, मुक्त जीवन यापन करती है। इसका उदाहरण आ रहा है किस में आता है, ये हाइड्रा में। किस में होता है ऐसा जनन, हाइड्रा में। तो कलिका द्वारा जनन क्या हुआ कि ये जो अलैंगिक जनन है उसमें जनक के शरीर पर क्या निकलेगी, एक अतिवर्दी बनेगी। ये अतिवर्दी क्या करेगी, वृद्धि करेगी और जनक के समान हो जाएगी, और प्रारंभ में ये पोषण जनक से प्राप्त करेगी और बाद में जनक से अलग होकर मुक्त जीवन यापन करेगी, यानी एक स्वतंत्र जीव में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो जनन है कलिका द्वारा जनन वो पूरा हुआ। उसके बाद में हम जो देखते हैं आगे जेम्यूल या स्पंज द्वारा जनन। कौन सा जनन देखते हैं, जेम्यूल
या स्पंज जनन, यानी ये स्पंज में पाया जाता है इसलिए इसका नाम दिया है स्पंज। और जेम्यूल ये कहते हैं कि इसमें स्पंज के शरीर पर कुछ विशिष्ट संरचनाएं बन जाती हैं। स्पंज के शरीर में क्या बन जाती हैं? कुछ विशिष्ट रचनाएं विकसित होती हैं जो बाद में क्या करती हैं? नए शिशु प्राणी को जन्म देने में क्या होती हैं? सक्षम होती हैं। इसलिए इन संरचनाओं को नाम दे दिया जेम्यूल और इस जनन को नाम दिया गया है क्या? जेम्यूल द्वारा जनन। क्या कहा गया इसको? जेम्यूल द्वारा जनन कहा गया है। और ऐसा जनन स्पंज में होता है। स्पंज का उदाहरण दिया है किसमें? स्पोंजिला में। कौन से स्पंज में पाया जाता है ऐसा जनन? स्पोंजिला में जो है वो इस प्रकार का जनन पाया जाता है। अब उसके बाद में जो अगला हमारा जनन आता है वो आता है क्या? कायिक प्रवर्धन। कौन सा जनन आता है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जनन जो है वो पाया जाता है किसमें? पादपों में। ये भी क्या है? अलैंगिक जनन ही है। कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन ही है। अब इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि पादप का कायिक भाग जनन में भाग लेता है। पादप का क्या कौन सा भाग जनन में भाग लेता है? कायिक भाग। यानी कायिक भाग से ही जनन होता है। इसमें क्या नहीं काम में आते? बीज। यानी पादप के जो बीज हैं वो काम में नहीं आते। केवल जनन किससे होता है? पादप के कायिक भाग से होता है। अब पादप के कायिक भागों की बात करें तो पादप का जो कायिक भाग है वो क्या क्या हो सकता है? जड़ हो सकती हैं, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है। ये उसके कायिक भाग हो सकते हैं जिसके द्वारा वो क्या करेगा? जनन करेगा। क्या करेगा? जिसके द्वारा ये जनन करेगा। तो इस प्रकार से जो हम जनन कर रहे हैं वो अब आगे हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे फिर कि कायिक प्रवर्धन जो जनन है वो जड़ द्वारा पढ़ेंगे, तने द्वारा पढ़ेंगे, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पर सामान्य अगर कायिक प्रवर्धन की परिभाषा पूछे कोई तो आप क्या कहोगे कि पादपों में बीज के अतिरिक्त कायिक भाग से, बीज के अतिरिक्त कायिक भाग से जड़, तना, पत्ती के द्वारा अगर जनन होता है तो उस जनन को हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन जनन कहते हैं। जैसे दे रखा है इसमें क्या कि पादप के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायिक प्रवर्धन कहलाती है। और इस प्रकार के जनन में दो जनक भाग नहीं लेते। मान लो हमारे पास ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है। अब इसकी कोई पत्ती, कोई शाखा काट करके हम क्या ले रहे हैं? नया पौधा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नया पादप बना रहे हैं। तो हमने एक ही पादप काम में आया तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के जनन में दो जनक भाग नहीं लेते, एक ही जनक भाग लेता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या? इसीलिए इसे कहते हैं क्या? अलैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में एक ही जनक भाग लेता है। क्या करता है? एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है। इसलिए ये जो जनन है हमारा वो क्या कहला रहा है? अलैंगिक जनन की एक विधि माना गया है इसको। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यानी कुछ पादपों की बात करें यहाँ पर तो उनमें जो कायिक प्रवर्धन जो है वो प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है। इसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग उसके शरीर से क्या होगा? अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करता है। क्या कह रहे हैं कि इसमें पादप शरीर का कोई भी भाग, पादप शरीर का कोई भी भाग क्या करेगा? कोई भी जो भाग कायिक भाग है वो उसके शरीर से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और जैसे ही उसे अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी, जैसे ही उसे क्या होंगी? अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी तो वो नए पौधे का निर्माण करेगा। और वह भाग बाद में अलग हो करके क्या कर लेगा? नए पादप का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा? नए पादप का निर्माण कर लेगा। उसे प्रवर्ध कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि जैसे हमारे पास ये पौधा था, उसकी हमने कोई भी मान लो ये इसकी शाखा है, ये काट करके हमने यहाँ हम इसको क्या कर रहे हैं, अंकुरित कर रहे हैं और उससे फिर हमारे पास नया पौधा बन रहा है। तो पौधे का वह कटा हुआ भाग जिससे हम क्या कर रहे हैं, नया पौधा बना रहे हैं, तो वो भाग क्या कहलाता है, प्रवर्ध। क्या कहलाता है, प्रवर्ध। यानी वह भाग, वह कायिक भाग जो अलग होकर के क्या बना रहा है, नया पौधा बना रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कायिक प्रवर्धन। अब हम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे, फिर तनों में भी हम क्या करेंगे, जो हमारा तना है उसे तने में भी हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे। भूमिगत तने पढ़ेंगे, वायवीय तने पढ़ेंगे, तो वो अलग अलग प्रकार के तने हैं, उनमें हम कायिक प्रवर्धन देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन जो है उसके प्रकार, और उसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब क्या करें, इस प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन है उसमें मूसला मूल और अपस्थानिक दोनों प्रकार की जड़ें भाग लेती हैं। यानी मूसला जड़ें भी भाग लेती हैं और अपस्थानिक जड़ें भी भाग लेती हैं। कुछ मूसला जो जड़ें हैं उनके ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं का निर्माण होता है। यानी कुछ मूसला जड़ें होती हैं जिन पर क्या निकलती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, और ये अपस्थानिक कलिकाएं बाद में क्या होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं। ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या हो जाती हैं, प्रस्फुटित होकर, क्या करके, प्रस्फुटित होकर क्या करती हैं, नए पादप का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, नए पादप का निर्माण करती हैं। और इसके उदाहरण आते हैं शीशम और अमरूद। क्या आता है, शीशम और अमरूद। तो यहाँ पर जो शीशम और अमरूद आ रहा है हमारा, वो किसका एग्जाम्पल हुआ, शीशम और एक है अमरूद। शीशम और अमरूद ये दोनों में क्या पाया जा रहा है, मूसला मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन। यानी इन दोनों पौधों में जो मूसला मूल होती है, अमरूद और शीशम में मूसला मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। तो ये दोनों उदाहरण है मूसला मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण। अब इसके बाद में आते हैं मांसल जड़ें। मांसल होता है गुद्देदार। मांसल का मतलब क्या होता है, गुद्देदार जो जड़ें होती हैं, गुद्देदार, जो गुद्देदार मांसल जड़ें हैं उनके ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और वो भी कायिक प्रवर्धन में क्या लेती हैं, भाग लेती हैं। जैसे उदाहरण मीठा आलू, डहेलिया और सतावर। तो डहेलिया, सतावर, मीठा आलू, इनमें क्या पाई जा रही हैं, मांसल जड़ें होती हैं, गुद्देदार जड़ें होती हैं, और उनके ऊपर भी क्या पाई जा रही हैं, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। और उन अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा भी क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं किसके द्वारा, भूमिगत जो तने हैं उनके द्वारा। किसके द्वारा देखते हैं, भूमिगत तनों द्वारा। देखो भूमिगत जो तने हैं उनके द्वारा हम कायिक प्रवर्धन देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं, भूमिगत तने। सभी प्रकार के भूमिगत तने जो संरचनाएं हैं, सभी प्रकार के भूमिगत तने संरचनाएं हैं वो कायिक प्रवर्धन में भाग ले सकती हैं। कुछ भूमिगत तनाई संरचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला आता है तनाकंद। क्या आता है, तनाकंद, स्टेम ट्यूमर्स। ट्यूमर्स यानी ऐसे तने जिनमें क्या पाई जाती हों, ऐसी गांठ जैसी संरचनाएं पाई जाती हों, ट्यूमर्स पाए जाते हों, उन्हें बोलते हैं तनाकंद। इस प्रकार के तनों की गांठों पर, ये जो गांठ जैसी संरचना है उस पर छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। उस पर छोटी छोटी ऐसी क्या पाई जाती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। और इन कलिकाओं को क्या कहा जाता है, इन कलिकाओं को कहते हैं क्या, आँख। क्या कहते हैं, इन कलिकाओं को आँख कहते हैं। यानी इन पर गांठों पर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं और इन कलिकाओं पर पाई जाने वाली जो संरचना है उन्हें आँख कहते हैं। अगर हम इन आँख युक्त भाग को ऐसे काट करके
अलग करके क्या कर दे, बो दे, तो हमारे पास नया पादप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया पादप बन जाएगा। यदि आँख युक्त संरचना को हम क्या करें, तने को जमीन में बोया जाए तो कलिका प्रस्फुटित होगी और नए पादप का क्या करेगी, निर्माण। उदाहरण आता है आलू, पोटैटो, जो हमारा सामान्य आलू है उसको अगर हम, उसमें जो आँख युक्त संरचनाएँ पाई जा रही हैं उसको अगर हम बोएं तो उसमें क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। देखो जैसे यहाँ पर चित्र में देखें, ये जैसे आलू हैं, अब आलू में देखो ये जो संरचनाएँ आपको दिख रही हैं, ये जो संरचनाएँ आपको दिख रही है, ये जो संरचनाएँ हैं ये क्या हैं, आँख। ऐसे अब इन आँख जैसी संरचनाओं में क्या पाई जा रही हैं, कलिकाएँ। ये हैं अंकुरणीय आँख या कलिका। अगर अब हम इस आलू को ऐसे टुकड़ों में काट दें और जिस प्रत्येक टुकड़े में आँख युक्त भाग हो, प्रत्येक टुकड़े में क्या हो, आँख युक्त भाग हो, तो अब हम इसके ये जो टुकड़े हुए हमारे पास, इन प्रत्येक टुकड़े को अगर हम बोएं तो बोने से हमें इतने क्या प्राप्त हो जाएंगे, आलू प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो हमारा जो जनन है, जो जनन हुआ वो किसके द्वारा, तना कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन हुआ। किसके द्वारा हुआ, तना कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन। कि इसका जो प्रत्येक टुकड़ा है अगर हम इसको बोएं तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, नया पादप प्राप्त हो जाएगा। नया पादप प्राप्त हो जाएगा प्रत्येक भाग से, इसके प्रत्येक भाग से हमें नया पादप प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो हमारा जो दूसरा जो जनन का प्रकार है वो आता है कौन सा, तना बल्ब। कौन सा आता है, तना बल्ब। अब ये जो तना बल्ब है उसमें क्या होता है कि इसमें भूमिगत जो तने हैं वो संघनित होते हैं। संघनित, संघनित यानी पास पास, संघनित तने होते हैं जिनके ऊपर एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं और जब इनको ज़मीन में बोया जाता है तब बल्ब के अंदर पाई जाने वाली कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नए पादप को जन्म देती हैं। उदाहरण आता है लहसुन और प्याज। क्या आता है उदाहरण इसका, लहसुन और प्याज। देखो लहसुन और प्याज आप सब भी देखे हुए हैं, उनमें संघनित तना होता है उनका, और उसमें जब हम बोते हैं तो उससे कलिकाएँ प्रस्फुटित होकर क्या होती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि जो कलिकाएँ हैं उनकी जो संख्या है देखो क्या होती है, 2 या 2 से अधिक, यानी इस पर 1 या 1 से अधिक कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो अगर एक कलिका है तो एक पौधा बन जाएगा, अगर 1 से अधिक कलिकाएँ हैं तो अधिक पौधों का निर्माण होगा। जैसे लहसुन में क्या होती है, 1 से अधिक कलिकाएँ होती हैं, जबकि अगर हम प्याज की बात करें, प्याज तो उसमें क्या होती है, 1 ही कलिका होती है। तो एक कलिका उससे एक ही पौधा बनेगा। अगर 1 से अधिक कलिकाएँ हैं तो हमारे पास जो पौधे बनेंगे उन पौधों का निर्माण भी क्या होगा, 1 से अधिक का निर्माण होगा, यानी 1 से अधिक पौधे हमारे पास बनेंगे। उसके बाद में देखो आगे देखते हैं हम, जो हमारा तना बल्ब हो गया, उसके बाद में हम देखते हैं किसके बारे में, घन कंद के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, हमारा जो अगला प्रकार है इसका वो आता है, जो तीसरा प्रकार है वो आता है इसका क्या, घन कंद। क्या आता है, घन कंद। घन कंद जो प्रकार है उसमें क्या कह रहे हैं कि ये अशाखित भूमिगत फूले हुए तने होते हैं। कैसे होते हैं, अशाखित भूमिगत फूले हुए तने होते हैं। अशाखित भूमिगत फूले हुए तने होते हैं जिनके ऊपर वर्ताकार गांठें होती हैं, जिनके ऊपर वृत्ताकार गांठें होती हैं, जिनके ऊपर वृत्ताकार गांठें होती हैं और इन्हीं गांठों पर कलिकाएँ पाई जाती हैं। इन्हीं गांठों पर
कलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं गांठों पर क्या पाई जाती हैं? कलिकाएं पाई जाती हैं, जो प्रस्फुटित होकर जो नए पौधे को क्या करती हैं? जन्म देती हैं। जो नए पादप को जन्म देती हैं, जो नए पादप को जन्म देती हैं। और इसका जो उदाहरण है घनकंद जो है हमारा, इसका उदाहरण है जमीकंद। जमीकंद में जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? घनकंद द्वारा जनन होता है। और इसमें क्या बताया कि इसमें ऐसा के तने होते हैं, और ऐसा के जो तने फूले हुए जो तने होते हैं जिनके ऊपर वर्ताकार गांठें होती हैं, और इन गांठों में कलिकाएं होती हैं, और वो कलिकाएं नए पौधे को क्या करती हैं? जन्म देने का कार्य करती हैं। तो ये हुआ हमारा घनकंद के द्वारा जनन। किसके द्वारा हुआ? घनकंद के द्वारा जनन हुआ। और उसके बाद में आगे का जो हम पढ़ेंगे जनन, वो पढ़ेंगे किसके द्वारा? प्रकंद द्वारा जनन। किसके द्वारा पढ़ेंगे? प्रकंद द्वारा जनन पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पूरी करते हैं। थैंक यू।